हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या लोकपाल के अधीन हाई कोर्ट के जजेस भी आते हैं या नहीं आते हैं। इस विषय को लेकर थोड़ा सा विवाद उठा है, जिस वजह से हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है। तो दरअसल मामला जो है वो मामला जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के एक आदेश पर रोक लगाई है। दरअसल लोकपाल ने 27 जनवरी को एक आदेश देते हुए ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि हाई कोर्ट के जजेस लोकपाल के अधीन नहीं है तो ये एक प्रकार का भोलापन है। और मैं यहाँ पर सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे देश का लोकपाल अधिनियम 2013 है उसकी धारा 14(1) के तहत खंड F है, और इस खंड F में कहा गया है किसी भी व्यक्ति, यानी कि आपको यहाँ पर यह समझना है कि जो शब्द किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया है इसके तहत हाई कोर्ट के जजेस भी आते हैं और लोकपाल उनसे संबंधित मामले को भी देख सकता है। अब यह बात क्यों कही गई लोकपाल के द्वारा? दरअसल उस समय जो कार्यरत अतिरिक्त न्यायाधीश साहब थे उनके विरुद्ध यह मामला दर्ज किया गया था कि उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को लाभ देने के लिए, उनके पक्ष में चीजें प्रस्तुत करने के लिए एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और एक हाईकोर्ट के जज को इन्फ्लुएंस करने का कार्य किया है। तो उस समय जब सुनवाई हुई तो फिर लोकपाल ने कह दिया कि ठीक है जी, हाईकोर्ट के आप जज हों, बेशक आप पद पे हों, उसके बावजूद आप हमारे अधीन ही रहेंगे। अब ये बात जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कान में पड़ी तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि भैया इस मामले पे हम लोग सो मोटो एक्शन लेंगे, यानी कि स्वतः संज्ञान से हम लोग इस मामले की सुनवाई करेंगे। और डेट बता दी उन्होंने 20 फरवरी, यानी कि आज का दिन था। तो आज के दिन जब मामला शुरू हुआ तो मामला शुरू करते सबसे पहले तो उन्होंने 27 जनवरी के जो आदेश दिया गया था लोकपाल के द्वारा उस आदेश पर रोक लगाई। और रोक लगाते ये कहा कि भाई देखो, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा की जरूरत है, अभी हम लोग गहन विचार विमर्श करेंगे और अगली सुनवाई करेंगे 18 मार्च को। लेकिन उस समय उन्होंने सबसे पहले तो केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा। सबसे पहले केंद्र सरकार को बोला कि भाई जवाब दो, आप जरा आपका क्या रुख है इस मामले पे। केंद्र सरकार को नोटिस भेजने के अलावा उन्होंने लोकपाल के रजिस्ट्रार को भी नोटिस भेज दिया और साथ साथ जो व्यक्ति शिकायत करता था, जिसने याचिका लगाई थी हाईकोर्ट के जज के खिलाफ, उसको भी नोटिस भेजा। हालांकि ये बोल दिया गया कि जो व्यक्ति यहाँ पर संबंधित है, जिसने शिकायत की है, उसकी पहचान छुपा के रखी जाए, और जिस व्यक्ति ने शिकायत की उसको भी कह दिया गया कि भाई देखो, जिस जज से संबंधित मामला था उनकी पहचान अभी छुपा के रखना, बाकी जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तब देखेंगे कि क्या इसके ऊपर हो सकता है और क्या इसके ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि बेशक शब्द कहा गया है किसी भी व्यक्ति, लेकिन जो हमारी न्यायपालिका है वो खुद जांच करती है मामलों की, और इस प्रकार से लोकपाल को उनके ऊपर अधिकार दे देना कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचार का विषय। और साफ तौर पे यहाँ पर हमारे जो बेंच थी आज की सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें हमारे जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AS ओका शामिल थे, तो इस दौरान हम ये देखते हैं कि जस्टिस BR गवई ने यह कहा कि जो लोकपाल का आदेश है ये अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, और केवल परेशान करने वाला ही नहीं है बल्कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल भी उठाता है। इसीलिए इस मामले पर विचार किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सभी चीजें जो है वो क्लियर कर दी गई, और अब हम देखेंगे आने वाले समय में कि क्या रहेगा, क्योंकि अगली सुनवाई जो है वो 18 मार्च को होनी है। लेकिन हम लोग फिलहाल अगर हमारे अभी फिलहाल वर्तमान में लोकपाल की कहानी को समझे तो ये पता चलता है कि चेयरपर्सन है हमारे जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, तो इनके तहत ही बेंच थी जिसके सामने ये मामला आया था और उन्होंने फिर ये आदेश पास किया था। ठीक है, तो फिलहाल लोकपाल की स्थिति ये है। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग लोकपाल के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि इससे जुड़ी चीजें भी पूछी जा सकती हैं। हालांकि जिस समय ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा तो उस समय हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब वहां पर प्रस्तुत हुए, तुषार मेहता, और इनका यह कहना था कि देखिए जी, बेशक लोकपाल अधिनियम 2013 हमारे देश में है, लेकिन लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत हाई कोर्ट के जजेस शामिल नहीं किए गए हैं। ये स्पष्टीकरण उन्होंने खुद दिया था। लेकिन अभी फिलहाल जो मामला है वो पूरी तरह से सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, चीज़ों को देखेगा, जानेगा, तब जाकर के हर एक बात वो क्लियर करेगा। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें हम लोग जानते हैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में। ठीक है, हालांकि भारत के अंदर हम देखते हैं कि कवायद जो थी वो कवायद लंबे समय से चल रही थी। स्वतंत्रता के बाद से ही बातें उठने लगी थी कि भाई हमारे देश में लोकपाल अधिनियम होना चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रयास किए गए, कई बार बातें की गई, सुझाव दिया गया, लेकिन प्रयास जो था वो सफल हो नहीं पाया। ठीक है, तो क्या क्या कर्मिक स्थिति रही, जरा उस पर भी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को जानते समझते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे देश में जो ये लोकपाल अधिनियम था ये संसद से पास होता है 17 दिसंबर 2013 को। 17 दिसंबर 2013 को पास होने के बाद 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की सहमति इसको मिल जाती है, और बाद में 16 जनवरी 2014 को ये देश भर में लागू हो जाता है। हम लोगों ने लोकपाल अधिनियम क्यों लागू किया देश भर के अंदर? क्योंकि हम ये चाहते थे कि भाई हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंदर एक दीमक है,
और उस दीमक को हम लोग कहते हैं भ्रष्टाचार। करप्शन जो होता है वो पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। तो सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों की जांच के लिए ऐसा एक कानून आना जरूरी था। तो सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना ही लोकपाल अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य रखा गया। इसके तहत ये बोल दिया गया कि भाई 2 अलग अलग अधिकारी होंगे, एक व्यवस्था रहेगी केंद्रीय स्तर पर जिसको हम लोग लोकपाल कहेंगे, और जो राज्य स्तर की व्यवस्था होगी उसको हम लोग लोकायुक्त के रूप में जानेंगे। ठीक है, तो लोकपाल जो है वो मुख्य रूप से ओम्बुड्समैन संस्था कहलाती है ना, तो ओम्बुड्समैन संस्था होती है, बाकी हम लोग अपने सामान्य शब्दों में इसको लोकपाल ही कहते हैं। ठीक है, तो भारत के अंदर इस संस्था की स्थापना के लिए बातचीत जो थी वो तो हम लोग देखते हैं कि 1890 में स्थापित ओम्बुड्समैन व्यवस्था जो स्वीडन में स्थापित हुई थी उसकी तर्ज पर की जा रही थी, और भारत में सारी बातचीत 1960 के दशक में शुरू हो गई थी, जिस समय हमारे कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में ये मुद्दा रखा था। ठीक है, और जो ये शब्द है लोकपाल, ये शब्द सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर LM सिंघवी साहब के द्वारा। तो उसके बाद कई बार प्रयास हुए, बातें रखी गई अलग अलग समितियों के द्वारा, अलग अलग आयोगों के द्वारा, और हम लोग देखते हैं कि प्रयास जारी रहे और 2011 तक संसद में भी 8 बार प्रयास किया गया, लेकिन हर बार प्रयास असफल हुआ। हालांकि फिर बाद में चीज़ें थोड़ी सी बदली, अन्ना हजारे के नेतृत्व में काफ़ी प्रदर्शन वगैरह हुआ, तो उस समय दबाव में आकर के चीज़ें काफ़ी बदली और बाद में हम लोग देखते हैं कि कानून बनता है। ठीक है, तो संरचना किस प्रकार की रहती है इसमें, मतलब लोकपाल संस्था जो है इसमें क्या होता है, तो एक होते हैं अध्यक्ष, तो आपको बता दिया मैंने वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा अधिकतम 8 सदस्य इसके अंदर हो सकते हैं। अब अध्यक्ष कौन बन सकता है और 8 सदस्य कौन बन सकते हैं, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसको भी समझते हैं। जैसे कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा और प्रकांड योग्यता का कोई प्रख्यात व्यक्ति ही इसमें शामिल हो सकता है, उसका अध्यक्ष बन सकता है। हालांकि अगर सदस्य बनना हो तो सदस्य के लिए नियम ये है कि आधे सदस्य न्यायिक होंगे, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हो तो भी आप सदस्य बन सकते हैं, लेकिन आधे। बाकी बचे हुए जो आधे सदस्य हैं उनके लिए कैटेगरी ये है कि SC ST OBC और वीमेन का क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है और वहां से लोगों को चुन करके लेकर के आना है। लेकिन कौन व्यक्ति चुना जा सकता है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि वही व्यक्ति चुना जा सकता है जिस व्यक्ति को 25 वर्षों का विशिष्ट ज्ञान और अनुभव हो। यह अनुभव आपको बीमा क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको भ्रष्टाचार निवारक कार्यों के लिए हो सकता है। ठीक है, बैंकिंग वगैरह की व्यवस्था में ये अनुभव हो सकता है। तो इस प्रकार का अगर अनुभव आपके पास है तो तब आप चुने जा सकते हैं और आपकी चीजें जो है वो आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज आप इसके तहत एंट्री नहीं ले सकते हैं। क्लियर है बात सारी। अब इसको अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आएगा तो इसके अंदर व्यक्तियों को आने के लिए दरअसल एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है सबसे पहले क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा। अब जब कभी भी क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसमें शामिल किया जाना होता है तो उसके लिए पहले जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं कि उनको लोकपाल संस्था में आना है, तो वो पहले अप्लाई करते हैं। बाद में जिम्मेदारी क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जिसको हम लोग DOPT कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी लिस्ट बनाए। लिस्ट बनाने का काम उसका होता है। लिस्ट बना के वो भेज देती है खोजबीन समिति या खोज समिति को। इसके अंदर जनरली 8 व्यक्ति होते हैं और ये 8 व्यक्ति चयन समिति के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। अब ये 8 व्यक्ति सबसे पहले लिस्ट को रिव्यू करते हैं कि क्या वास्तव में लोग योग्य हैं या नहीं। अगर लगता है कि योग्य नहीं है तो कुछ लोगों को यहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाता है। अगर लगता है कि लोग ठीक हैं तो फिर लिस्ट आगे भेजी जाती है। अब आगे जो मुख्य कार्य होता है वो कार्य चयन समिति का होता है, और चयन समिति में होते हैं प्रधानमंत्री, जो इसके अंदर अध्यक्ष की भूमिका भी निभा रहे होते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता जो भी हो वो इस पद पर जिम्मेदारी संभालते हैं। अगर विपक्ष का नेता कोई भी मतलब मान्यता प्राप्त नहीं है तो सबसे बड़ा दल जो होगा उसका नेता इसमें शामिल हो सकता है। इसके अलावा हमारे CJI शामिल हो सकते हैं। अगर वो खुद शामिल नहीं हो रहे हैं तो अपनी तरफ से वो किसी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं कि ये मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए आ रहा है। इसके अलावा एक प्रख्यात न्यायविद जो है वो इसमें शामिल होता है। तो ये 5 लोगों से मिलकर के बन जाती है हमारी चयन समिति। अब चयन समिति जो नाम यहाँ से आए हैं उन नामों पर विचार करती है और देखती है कि जितने पद खाली हैं या जो भी पद है उसके लिए कौन व्यक्ति योग्य है और कौन योग्य नहीं है। अंत में नाम का चयन होता है और बाद में व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है। ये चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि लिस्ट पे ही रिव्यू करे या डिसीजन ले हमारी चयन समिति। वो अपनी तरफ से भी कुछ कार्य कर सकती है और चाहे तो पूरी तरह से वो हटा सकती है। जो लिस्ट आई है या सिफारिश आई है उनको इग्नोर करते हुए भी वो आगे बढ़ सकती है, उसके हाथ का मामला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विवेक का इस्तेमाल भी कर सकती है और चाहे तो अनुशंसाओं को भी फॉलो कर सकती है, भी हम लोग देखते हैं। क्लियर है बात सारी की सारी। तो अब देखेंगे आने वाले समय में क्या रहेगी स्थिति। हालांकि कानून बना हुआ है, कानून बनाया गया था प्रशासन के लिए, सरकारी विभागों के लिए कि भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन लोकपाल संस्था की तरफ से आया हुआ आदेश कहता है कि हाईकोर्ट के जजेस भी शामिल है। तो वास्तव में इनको शामिल रखना है या नहीं, या चीज़ें किस प्रकार की, ये बात अब तो खुद सुप्रीम कोर्ट ही क्लियर करेगा, लेकिन डिस्कशन करेगा क्योंकि डिस्कशन काफ़ी लंबा चलने वाला, जिस प्रकार से मामला अभी सामने आया है।
तो देखेंगे जो भी चीज़ें सामने आएंगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इस मामले में जो भी रहेगा उसको डिस्कस हम पक्का करेंगे। बस फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। तो फिलहाल ज़रूरी है कि आप लोग दे मुझे विदा, लेकिन जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, बाकी साथियों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।